हेलो बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 5 मिठाई वाला से कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक का पहला प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? उत्तर है, मिठाई वाला बच्चों को लुभाने के लिए, लुभाने का क्या मतलब होता है? उनको आकर्षित करने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग चीज़ें बेचता था। मतलब बदल बदल कर चीज़ें बेचता था। जैसा हमने पाठ में पढ़ा था, पहले वो मिठाई बेचने आता है, फिर वो मुरली बेचने आता है, फिर वो खिलौने बेचने आता है। उसका परिवार अब इस दुनिया में नहीं था। अपने जीवन के इस दुख से उबरने के लिए बच्चों में खुशियाँ ढूंढने वह महीनों बाद आता था। कौन से दुख से उबरने के लिए? कि उसका परिवार अब नहीं था, अब वो अकेला था। अपने बच्चों की याद को भुलाने के लिए या उन बच्चों में अपने बच्चों की छवि देखने के लिए, छाया देखने के लिए वो जो है वहाँ पर चीज़ें बेचने के लिए आता था। आपकी पाठ्यपुस्तक का दूसरा प्रश्न है, मिठाई वाले में कौन कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? उत्तर है, मिठाई वाले में स्नेह, अपनापन, मधुर वाणी और चीज़ों के कम दाम लेना आदि ऐसे गुण थे जिसकी वजह से बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। प्रश्न 3 है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? ग्राहक कौन होता है? जो चीज़ों को खरीदता है। और विक्रेता कौन होता है? जो चीज़ें बेचता है, सामान बेचता है। और तर्क का क्या मतलब होता है? लॉजिक देना, अपनी बात को किसी लॉजिक के साथ, तर्क के साथ प्रस्तुत करना। उत्तर है, विजय बाबू एक ग्राहक थे, इसलिए उन्हें लगता था कि मुरली वाला सबको 2-2 पैसे में ही मुरली बेचता है। फिर भला उन्हें 3 पैसे की बताकर 2 पैसे में देने की बात कर एहसान क्यों जता रहा है? मतलब ज़्यादा पैसे की बता करके उसको कम दाम में बेच करके एक तरह से विजय बाबू को लगा कि ये मुरली वाला मेरे ऊपर एहसान जता रहा है। वहीं मुरली वाला जवाब सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि दुकानदार चाहे हानि उठाकर ही सामान क्यों न बेचे, ग्राहक को तो यही लगता है कि दुकानदार उसे लूट रहा है। प्रश्न 4 है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? प्रतिक्रिया मतलब क्रिया के विरोध में जो काम होता है। क्रिया मतलब किसी काम के विरोध में जो काम होता है, जिसे हम रिएक्शन बोलते हैं। उत्तर है, खिलौने वाले की आवाज़ सुनकर बच्चे खुश हो जाते थे और चीज़ खरीदने के लिए झुंड बनाकर उसे घेर लेते थे। प्रश्न 5 है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया था? मतलब जब उसने मुरली वाले की आवाज़ सुनी तो उसे खिलौने वाले की याद क्यों आई? रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण इसलिए आया क्योंकि मुरली वाला भी खिलौने वाले की तरह मधुर आवाज़ में गा गा कर मुरली बेचा करता था। मतलब जैसे खिलौने वाला
मीठी आवाज़ में गाकर खिलौने बेचता था, सेम उसी आवाज़ में, वैसी ही मीठी आवाज़ में, मधुर आवाज़ में मुरली वाला भी खिलौने बेचा करता था। प्रश्न 6 है, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? व्यवसाय मतलब काम धंधा या व्यापार। इसका उत्तर है, दादी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया और उसने बताया कि किसी समय उसके पास भी परिवार, धन दौलत, बच्चे सब कुछ था, लेकिन दुर्भाग्य मतलब बुरे भाग्य से सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए इन व्यवसायों को अपनाकर वह अपने मन को संतुष्ट करता है। मतलब उसने इस तरह के व्यवसाय अपनाए जिससे वो बच्चों के बीच में रह सके। इन दूसरे बच्चों में वह अपने बच्चों को देखता था और उनकी खुशी में खुद भी खुश होता था। प्रश्न 8, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? क्या मतलब है इस प्रश्न का कि रोहिणी जो है चिक की ओट में होकर के, उसकी आड़ में होकर के, छुप करके जो है वो दूसरे जो है पुरुष से बात कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि आज भी क्या ऐसे औरतें पर्दे में छुप करके या मतलब सामने ना आकर के दूसरे पुरुषों से बात करती हैं? और अगर करती हैं तो आपको क्या लगता है कि यह सही है या गलत है? उत्तर, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। आज भी बहुत से क्षेत्रों में औरतें दूसरे पुरुषों से पर्दे के पीछे से बात करती हैं, क्योंकि वे वर्षों से चली आ रही परंपराओं को तोड़ना नहीं चाहती। मतलब जो उनके पूर्वजों से चला आ रहा है, उस परंपरा को, उस रीत को वो तोड़ना नहीं चाहती हैं। या फिर उन्हें समाज का डर रहता है, मतलब समाज के लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी में उनके बारे में क्या सोचा जाएगा, ये सोच करके वो जो है इस परंपरा को निभाती हैं। भारतीय संविधान में नारी को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है, लेकिन अगर हम आधुनिक भारत को देखें तो हमें हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें कानून व्यवस्था है सारी, उसमें जो औरतें हैं उनको पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त है। भारतीय समाज में आज भी औरतें पिछड़ी हुई हैं। हमारी राय में यह उचित नहीं है। मतलब इतने बराबर के अधिकार देने के बावजूद औरतें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं और इसी वजह से हमारी राय में यह उचित नहीं है।